दोस्तों, वेलकम टू स्टूडियो बाय स्प्रेड। दिस इज मैं ताबालम योर कंप्यूटर एंड बच्चा मैं आ चुका हूं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के यहाँ पर। एंड आज हम बात करने वाले यानी कि जो टाइम अभी चल रहा है, ऑब्वियस है आपको इस स्कूल के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। एंड कौन से एग्जामिनेशन? तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। एंड मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और प्री बोर्ड अटेम्प्ट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज का ये जो सेशन है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि प्री बोर्ड 2026 गेट फुल मार्क्स, ये जरूर करना। अब ये जरूर करने का मतलब क्या है भाई कि कुछ चीजें हमें बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी है। एंड प्री बोर्ड को अगर आपको समझना है कि प्री बोर्ड की इंपॉर्टेंस है क्या, तो आप ये बात बिल्कुल डिटेल मैनर में समझ लो कि जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले प्री बोर्ड होते हैं वो समझ लीजिए प्री बोर्ड का मतलब बोर्ड का ही आपका एक आपको पहले देखने के लिए मिल जाता है। और आप जितनी भी मिस्टेक से यहां पर अपनी आइडेंटिफाई कर सकते हो ताकि बोर्ड्स में उनको रिपीट ना करें। और जो हमें डर होता है मार्क्स ड्रॉप होने का, उस डर से हम बच जाए, निकल जाए। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं भाई कि अकाउंटेंसी इकोनॉमिक बीएसटी प्री बोर्ड्स आर द ब्लूप्रिंट ऑफ योर बोर्ड रिजल्ट, यानी जो बोर्ड्स में होने वाला है उसका एक ब्लूप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है आपके प्री बोर्ड्स के अंदर आपको। ठीक है, सो कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या बोला गया भाई? तो तीन बातें तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो हमने बोला बेसिकली, अगर यहां पे चले हम लोग, तो हमने बोला व्हाई प्री बोर्ड्स मैटर, पावरफुल इनसाइट्स के बारे में हम बात करें कि भाई प्री बोर्ड इतना मैटर क्यों करता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर प्री बोर्ड्स ना दे तो चलेगा क्या, या प्री बोर्ड सर स्कूल वाले जबरदस्ती बुला रहे हैं इसलिए देना पड़ेगा, हमें कुछ देने से कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, सो यहां पे बोला जा रहा है भाई कि पहला चीज रियलिटी चेक ऑन प्रिपरेशन। आप लोग को पता है भाई हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी भी मैं आपसे पूछूंगा कि प्रिपरेशन कैसे चल रही है। सर बहुत अच्छी चल रही है, बट कितनी अच्छी चल रही है? क्या आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पा रहे हो? तो नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई प्री बोर्ड आपके एक इवैल्यूएशन का पार्ट होता है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो चुकी है और वो प्रिपरेशन आपको कितने मार्क्स कन्वर्ट करके दे रही है। ठीक है, तो पहला तो हो गया रियलिटी चेक, ताकि आपको पता चल जाए कि अभी भी आप 100% प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपके अभी भी 80 मार्क्स का जो आप रिटर्न पेपर लिखा है उसमें से सिर्फ 65 या 70 आए, इसका मतलब कुछ और भी करने की जरूरत है। तो ये रियलिटी चेक कब मिलेगा? जब आप प्री बोर्ड को अटेम्प्ट करोगे और प्रॉपर स्ट्रैटेजी से अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, देन सेकंड बात क्या है बच्चा? तो आपने बोला सर करेक्ट्स योर ऑर्डर अप्रोच बिफोर बोर्ड्स। तो वी कैन से दैट कि भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आप बोर्ड्स में पहली बार पेपर देने जाओगे, अगर प्री बोर्ड्स वगैरह आपने अटेम्प्ट नहीं किया या बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया प्री बोर्ड को, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपने पहला जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, वो लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल था या नेगेटिव था। मतलब आपने प्री बोर्ड में सपोज एक स्ट्रैटेजी बनाई कि सबसे पहले मैं इजी क्वेश्चन कर लूंगा, एमसीक्यू और 3 नंबर वाले 4 नंबर क्वेश्चन, फिर एंड में करूंगा लॉन्ग वाले क्वेश्चंस। किसी बच्चे ने डिसाइड किया कि भाई मुझे लॉन्ग क्वेश्चन पहले कर लेने हैं और उसके बाद में इजी क्वेश्चंस कर लूंगा। तो जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो आप प्री बोर्ड में देख सकते हो कि यार ये मैंने डिसाइड किया था, अब ये मेरे लिए कितना मतलब वर्थ इट रहा या मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। मैंने 6 नंबर का क्वेश्चन पहले पिक किया तो शायद वो करना मेरे लिए सही नहीं था, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे बोला जाता है बच्चा कि आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट चैप्टर्स दैट नीड रीस्टडी, हाईलाइट सिली मिस्टेक्स प्लस टाइम इश्यूज। के भैया आपको अपने ऑर्डर्स पहले ठीक करने पड़ेंगे कि क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट पहले करना है, साथ ही साथ में जिन चैप्टर से मिस्टेक ज्यादा हुई है या जिन चैप्टर के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उन चैप्टर्स को हाईलाइट कीजिए। उन चैप्टर्स के सपोज जो कॉन्सेप्ट नहीं बने, जो टॉपिक्स नहीं बने, उनको आप वापस से स्टडी करो। और साथ ही साथ में बच्चा हाईलाइट सिली मिस्टेक्स एंड टाइम इशू। क्या मिस्टेक कर दी थी आपने? फॉर्मूला में 100+R लगाना था, आपने शायद वो नहीं लगाया। क्वेश्चन की किसी वर्ड को आपने मिस कर दिया, तो ये आपको प्री बोर्ड से हाईलाइट करना होता है कि आपके प्री बोर्ड में अगर 70 मार्क्स आए तो 10 नंबर कहां पे आपके कट हो गए, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इज इट? नेक्स्ट है हमारा भाई कि बिल्ड योर एग्जाम टेम्परामेंट। के भाई 3 घंटे का जब एग्जाम देना होता है तो हम लोग बहुत टाइम से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं और हम बोर्ड्स में शायद 3 आवर्स को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो एक टेम्परामेंट आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए कि भाई कैसे करना है। क्रिएट रियल बोर्ड लाइक प्रेशर हेल्प्स इन बिल्डिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो बच्चा इस 3 घंटे के अंदर आपका जो बोर्ड का स्टेट ऑफ माइंड होता है, जब बोर्ड्स में आप अकाउंट्स का पेपर देने जा रहे हो, अब अगर उस दिन सडन कुछ आप पैनिक हो गए, कुछ हो गए, तो कहीं ना कहीं आता हुआ पेपर भी भूल जाते हो या गलत हो जाता है। अगर आपने पहली प्री बोर्ड अटेम्प्ट किया होगा और बहुत अच्छे से किया होगा, तो ये टेम्परामेंट आपका बन चुका होगा कि यार मैंने इससे पहले भी 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट किया है और बेस्ट टू बेस्ट तरीके से किया है, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको मुझे रिपीट नहीं करना है। ठीक है, सो ये 3 चीजों का मेन जो आपको समझना है, इन 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए कि प्री बोर्ड्स लगाने की या प्री बोर्ड्स देने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मैटर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा, तो हमने बोला कि सर व्हाट टू डू बिफोर प्री बोर्ड, हाईलाइट हाई इंपैक्ट प्रिपरेशन प्लान। तो प्री बोर्ड से पहले क्या क्या आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। मतलब मैं हमेशा बोल रहा हूं कि ये जरूर करना। अब इसका मतलब क्या है भाई कि एनी हाउ भी प्री बोर्ड से पहले कुछ चीजें हमें कंप्लीट कर लेनी है ताकि आगे हमारे लिए बैंडविड्थ रहे। ठीक है, या प्रॉब्लम हमें ना आए। तो एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, 80% बोर्ड्स डिपेंड ऑन इट। तो बच्चा आपको एनसीईआरटी का कंप्लीशन करना है, एनसीईआरटी को मिस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को छोड़ने लगते हैं या सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे।
आपकी जो मार्क्स है बच्चा, वो एक एवरेज मार्क्स से एक ओवरऑल फुल मार्क्स तक तभी आप पहुंचोगे जब आप एनसीईआरटी का कवरेज करके पहुंचोगे। बिना एनसीईआरटी को पढ़े अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं, अभी तो हम बोर्ड्स की बात ही नहीं कर रहे, हम प्री बोर्ड की बात करें जो कि आपकी 10 टू 15 डेज में स्टार्ट होने वाले होंगे, तो वो प्री बोर्ड एनी हाउ भी आपके तभी ज्यादा मैटर करेगा जब आपने एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, यानी हर चैप्टर को एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू कर लिया होगा। देन बच्चा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मस्ट डू टास्क, इसका मतलब अकाउंटेंसी में आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के स्पेसिफिक में आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन जाने से पहले सब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अकाउंटेंसी में फॉर्मेट्स, आपको सारे फॉर्मेट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि भाई मुझे फॉर्मेट्स में तो इशू नहीं है। बहुत साल भर हम क्या करते हैं, बिना फॉर्मेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो फॉर्मेट एग्जैक्ट जो उसका पैटर्न होता है वो पैटर्न हम भूल जाते हैं, हमने किया ही नहीं होता कभी। तो अगर मुझे पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे फॉर द ईयर एंडेड लिखना है तो वो लिखना है, इट इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट, उसको आपको मिस नहीं करना है। देन वर्किंग नोट्स, अपन की आदत होती है हम रफ वर्क करके फटाफट आंसर निकाल के और अपना सॉल्व कर लेते हैं, चाहे एग्जाम के टाइम पे किसी भी टाइम पे, बट आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स होते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के साथ आपको वर्किंग नोट दिखाना है। आपकी अगर तीन चीजें बन रही हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल, बैलेंस शीट, तो आप वो तीनों एक साथ बना लो। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन। ये बात का ध्यान रखिएगा, बिना वर्किंग नोट के अगर आप क्वेश्चन करते हो आपके मार्क्स ड्रॉप हो जाएंगे। देन बच्चा आपसे बोला गया है ऑल ग्राफ, इकोनॉमिक्स में आपको सारे ग्राफ्स पता होने चाहिए। देन एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज, यानी कि सपोज करो आप इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें यहाँ पर, तो आपकी टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यानी सारे टर्म्स का मीनिंग एंड एग्जैक्ट उसकी इंपॉर्टेंस या क्या क्यों यूज किया जा रहा है टर्म, आपको एनी भी पता होना चाहिए। ग्राफ और टर्मिनोलॉजीज पे बहुत काम करना है आपको, ठीक है। देन बच्चा बिजनेस स्टडीज का सब कुछ होता है भाई कीवर्ड, सब कुछ होता है कीवर्ड की, कीवर्ड पहचानना आना चाहिए, तब आप केस स्टडी को क्रैक कर पाओगे। आप अपने आंसर्स में वो कीवर्ड्स को प्रेजेंट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपके आंसर में एनसीईआरटी के कीवर्ड्स ही मिसिंग होंगे तो शायद आपकी एवरेज मार्किंग हो जाएंगे और आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन बातों का ध्यान रखिएगा, इन चीजों को कंप्लीट करके ही आप अपने एग्जामिनेशन में पहुंचो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आगे, तो भाई और क्या है, थर्ड चीज, मिनिमम 3 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट। तो मैं आपको ये टारगेट देता हूं भाई कि अगर आप प्री बोर्ड देने जा रहे हो, प्री बोर्ड से पहले एनी हाउ भी 3 सैंपल पेपर टारगेट कर लो, ताकि आप, क्योंकि हम प्री बोर्ड को बोर्ड मान के चल रहे हैं कि हमारी जो भी है ना, हम इसको फाइनल अटेम्प्ट मान के चल रहे हैं कि भाई ये हमारा फाइनल है, इसके बाद जो गलती होगी उस पर हमें काम करके बोर्ड्स में तो बिल्कुल गलती होनी नहीं चाहिए, ये हमारा थॉट है। तो 3 सैंपल पेपर यानी आपको सॉल्व करने का टारगेट रखना है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी ना हो तो दो तो बिल्कुल हो ही जाने चाहिए, मतलब 2 तो बिल्कुल हो जाने चाहिए, ठीक है। तो 2 सैंपल पेपर तो पर सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी सैंपल पेपर को ऐसे गो थ्रू नहीं करना है कि भाई आपका सॉल्व था, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देख लिया, सॉल्व किया, आंसर नहीं। आपको प्रॉपर 3 घंटे की सिटिंग में एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है और प्रॉपर कॉपीज में, ठीक है। यानी कि ऐसे गो थ्रू करके नहीं आना है, गो थ्रू तो आप आधे घंटे के अंदर 3 सैंपल पेपर देख लोगे, तो गो थ्रू नहीं करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व इन 3 आवर्स टाइम, सेल्फ चेक विद मार्किंग स्कीम। तो आप अपना चेक करो, जो आपके पास सॉल्व सैंपल पेपर होते हैं, अगर आप इसको चेक करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या पूछा था, कितना लिखना था, कितना मैंने लिखा था, उसके हिसाब से आप मार्किंग दे दो। अब आपको पता चल गया कि हाँ यार मैं 4 नंबर के हिसाब से बहुत कम लिख रहा हूं, तो मुझे बोर्ड्स में इस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा कि क्रिएट अ वीक टॉपिक करेक्शन लिस्ट। तो भाई ये मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि आपके पास एक करेक्शन लिस्ट होनी चाहिए कि जब भी आप सैंपल पेपर दे रहे हो या सपोज आप प्री बोर्ड्स दे रहे हो, तो उस प्री बोर्ड्स में जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो उसमें आप बोल रहे हो यहाँ पर कि भाई आपके सैंपल पे जो मिस्टेक्स हुई हैं, तो वो टॉपिक्स आप लिख दोगे कि भैया मुझे पास एडजस्टमेंट मेरा क्वेश्चन गलत जा रहा है, पास एडजस्टमेंट मेरा क्वेश्चन गलत गया, ठीक है ना, पास एडजस्टमेंट लिख दिया मैंने, फिर मेरे पास मुझे पता चला कि भाई मेरा गुडविल का एक क्वेश्चन गलत गया था। तो ऐसे अगर आप करेक्शन लिस्ट लिख दोगे तो उसका मतलब आपको एग्जामिनेशन में पता है कि लास्ट डे पे मुझे क्या गो थ्रू करना है, क्या मिस्टेक मुझसे हो रही थी, इसको मैं रिवाइज कर लूंगा तो मेरी मिस्टेक्स मुझे, मतलब मिस्टेक्स आगे जाके नहीं होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारे पास है हाउ टू अटेम्प्ट द प्री बोर्ड पेपर स्मार्ट पेपर, यानी कि भाई स्मार्टली अगर हम बात करें तो कैसे आप प्री बोर्ड पेपर को अटेम्प्ट करोगे, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। ये मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि भाई हम प्री बोर्ड में बैठने जा रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखेंगे, माइंड में हमारे थॉट क्लियर होना चाहिए, क्या किस बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूज रीडिंग टाइम स्ट्रेटेजिकली, कि भाई आपको रीडिंग टाइम पहले लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या होता है स्टार्टिंग में पैनिक हो जाते हैं, पेपर देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने लगते हैं। ना भाई, स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियरली बता दूं, मार्क हाई कॉन्फिडेंस क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले आपको जो रीडिंग कर रहे हो आप लोग स्टार्टिंग में, जो आपको 15 मिनट्स मिल रहा है, उसमें जो आपको पेपर मिल गया 15 मिनट्स में, आपको सबसे पहला थॉट रखना है कि मुझे सबसे पहले वो क्वेश्चन मार्क कर लेने, भले पेपर में मार्क ना करूं, माइंड में मार्क कर लूं कि भाई कौन से क्वेश्चन को लेकर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, भाई ये 4 क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं। अब वो कॉन्फिडेंट होने का मतलब क्या होता है कि एक तो उसमें एक्यूरेसी आएगी, स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन में अगर एक्यूरेसी आती है तो भाई कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, और दूसरी चीज प्रॉपर प्रेजेंटेशन में कर पाऊंगा,
और तीसरी चीज टाइम पे कर पाऊंगा, मतलब जल्दी। ये 4 क्वेश्चन में इतना कॉन्फिडेंट हूं कि भाई मुझे सब कुछ समझ में आ गया, 4 क्वेश्चन को पढ़ के फटाफट उठाऊंगा और सॉल्व कर लूंगा, 4-5 क्वेश्चन तो मेरे डन हो गए। तो ये सबसे पहले जो बहुत जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो इन 4-5 क्वेश्चन में, वो आप सबसे पहले मार्क कर लो, ठीक है। तो ये प्री बोर्ड के रीडिंग टाइम में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देन बच्चा आइडेंटिफाई विच सेक्शन टू फिनिश फर्स्ट, और साथ ही साथ में अच्छा ऑर्डर भी डिसाइड कर लो कि भैया कौन सा सेक्शन पहले करना है। क्या एमसीक्यू सबसे पहले स्टार्ट करके खत्म कर दूं, क्या सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन वाला स्टार्ट कर दूं, अगर इकोनॉमिक्स का पेपर है तो क्या सॉरी इन इकोनॉमिक्स, या सपोज मैं पहले मैक्रो स्टार्ट कर लूं। तो ये आपको उसी रीडिंग टाइम पे डिसाइड कर लेना है, यानी कि रीडिंग टाइम ये कुछ चीजें आपको लेकर के आनी है अपने माइंड के अंदर। जब हमने रीड किया 15 मिनट्स, यानी पेपर जब स्टार्ट होगा फर्स्ट मिनट, तो मेरे पास एटलीस्ट 1 घंटे का बैंडविड्थ है कि मेरे को पता है 1 घंटे मुझे क्या करना है, फिर मैं अगले अगले क्वेश्चंस देखते जाऊंगा और करते जाऊंगा, ठीक है। पहला फर्स्ट आवर आपने अगर अपना क्लियर कर लिया तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और बहुत एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। देन बच्चा बोला जा रहा है अटेम्प्ट ऑर्डर 20% हायर स्कोर, स्टार्ट विद इजी एंड शॉर्ट क्वेश्चन। ये मैं आपको सजेशन दूंगा, वैसे आप इसमें अपना आप अपना थॉट क्रिएट कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो सभी लोग, बट द थिंग इज कि मेरा एक यहाँ पे सजेशन होगा कि भाई सबसे पहले स्टार्ट करना आपको इजी एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस कर लो, ताकि उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। अगर मैंने इजी क्वेश्चंस कर लिए तो मैं 20 मिनट में एक टफ क्वेश्चन करता, मैं 20 मिनट में 4 क्वेश्चन शॉर्ट कर सकता हूं। तो मेरे वो क्वेश्चन जो 34 में से 20 एमसीक्यू हटा दो, और जो उसके अलावा 14 क्वेश्चन है उसमें से 4 क्वेश्चन अगर मैंने 20 मिनट में ही कर लिए, तो मुझे पता है कि अब मेरे पास 10 क्वेश्चन और बचे हैं, और 10 क्वेश्चन करने के मेरे पास अभी पूरा 3 घंटा अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद बच्चा, देन 3 और 5 मार्क्स या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो ये अटेम्प्ट करेंगे सेकंड प्रायोरिटी पे। पहले हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिया, 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट कर लो, और फिर लास्ट में बच्चा लॉन्ग आंसर्स। तो ये आपको कोशिश ये करना है कि इन 2 सेक्शंस में आपको अच्छा खासा टाइम सेव करना है, और यहां पे आपको अच्छा खासा टाइम यूटिलाइज करना है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी प्री बोर्ड में, ताकि आप यहां पे देख पाए कि भाई जो मैंने सोचा था वो कितना वर्थ इट रहा मेरे लिए, और क्या मेरी प्रॉब्लम्स गई, क्या मुझे लॉन्ग से स्टार्ट करना था। तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, और फिर आप उसको बोर्ड्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चले बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा फाइनल प्री बोर्ड सक्सेस फॉर्मूला, कि भैया फाइनल प्री बोर्ड सक्सेस फॉर्मूला क्या होगा। तो भाई 30 डेज बूस्टर प्लान, कि भाई आपने बोला 2 बार 2 राउंड ऑफ एनसीईआरटी रिवीजन। देन बच्चा 1 मॉक टेस्ट एवरी वीक, है ना, हर मॉक टेस्ट जो है वो आपको हर वीक लगाना है। डेली राइटिंग प्रैक्टिस 30 मिनट्स का, वीकली रिवीजन ऑफ वीक टॉपिक्स एंड थिंग्स की फोकस ऑन डायग्राम प्लस फार्मूला एंड कीवर्ड्स। ये तीनों चीजों पे मैं बोल रहा हूँ, अकाउंट्स में फार्मूला, डायग्राम्स इन इकोनॉमिक्स एंड थिंग्स की कीवर्ड फॉर द बिजनेस स्टडीज। तो ये आपका फाइनल प्री बोर्ड सक्सेस फार्मूला होना चाहिए भाई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी चीजें खत्म नहीं हुई, कुछ और चीजें भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे चेक मार्क, चेकलिस्ट बना दो कि भाई कितनी चीजों पे आप अभी काम कर रहे हो और कितनी चीजों पे आपको और अभी काम करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं बच्चा, इन बात करते हैं सबसे पहले कि हाउ टू अटेम्प्ट द प्री बोर्ड पेपर। तो यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग्स के बारे में बताऊंगा कि आपको टाइमिंग को कैसे मैनेज करना है। प्री बोर्ड का पेपर लिखते टाइम आप ये कोशिश करेंगे 0 to 15 मिनट्स, फर्स्ट 15 मिनट्स आपका जो टारगेट होगा वो होगा रीडिंग प्लस प्लानिंग, कि पेपर को आपको रीड भी करते चलना है और प्लान भी करते चलना है कि यार ये वाला क्वेश्चन मुझे पहले करना चाहिए, सेकंड करना चाहिए, थर्ड करना चाहिए, मतलब सीक्वेंस आप बना लीजिए। तो पहला 15 मिनट्स में आपका प्लानिंग डन हो जाना चाहिए। देन 15 to 60 मिनट्स, अगले 15 to 60 मिनट्स के अंदर, यानी 45 मिनट्स के अंदर आपके शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट हो जाएं। अब शॉर्ट आंसर में मैं आपको लूंगा 3 से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, पूरे नहीं हो पाएंगे बट एटलीस्ट 45 मिनट्स में 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन और 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन एटलीस्ट करने हैं अपने को, ये 45 मिनट्स के अंदर। देन बच्चा 60 मिनट से लेकर 20 मिनट्स, यानी अगला जो 60 मिनट होगा उसमें आपके जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाए, जिसमें केस स्टडीज आ जाएंगे, जिसमें बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगले आपको 40 मिनट देने, क्योंकि इसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे, तो आप चाहो तो यहां से 10 मिनट का गैप और निकाल सकते हो और इसको 50 मिनट कर सकते हो। तो बेसिकली ये 4 क्वेश्चंस जो आपके लॉन्ग आते हैं, इन 4 क्वेश्चंस के लिए एटलीस्ट 50 मिनट आपको लेना, 50 से 60 मिनट ज्यादा नहीं लेना है एनी हाउ भी, तो ये कंप्लीट करना है। फिर भी आपके पास लास्ट के 20 मिनट्स बच जाएंगे। अब ये 20 मिनट्स की जगह 10 मिनट भी बचते हैं तो काफी है, 10 मिनट आप फिर से लॉन्ग में यूज कर सकते हो। मतलब आप अपने पेपर का स्ट्रक्चर देख रहे हो कि आपके पास टाइम तो कम नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देके निकलते हैं और बोलते हैं सर पेपर तो आता था बट ये टाइम कम पड़ गया इसलिए हम पेपर नहीं कर पाए। भाई टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा, अगर आप देखो तो आपको मैंने बहुत क्लियरली बता दिया कि एमसीक्यू के क्वेश्चन के अलग टाइम है आपके पास प्रॉपर, देन उसके बाद 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन करने के अलग टाइम है, एंड देन उसके बाद लॉन्ग आंसर करने के लिए। देन लास्ट के 20 मिनट्स की जगह मैंने 10 मिनट भी उसको कर दिया, तो रीचेकिंग राउंड। कोशिश यही करना है कि हर पेपर में आपके पास 10 मिनट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिखते जा रहे लास्ट तक। वो चीज बहुत नेगेटिव होती है क्योंकि लास्ट में जब हम करते हैं ना तो बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जब आपके पास टाइम कम होता है और आपको लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस बच गए। तो कोशिश ये करना है इस पेपर को इस तरीके से प्लान करना है कि भाई हमारे पास लास्ट के 10 मिनट बचने चाहिए, ताकि हम पेपर को एक बार गो थ्रू कर लें, एक बार कोई क्वेश्चन को हमने अगर डाउटफुल हमें लग रहा है उसको रीचेक कर लें, या क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए ये भी चेक कर लें। कई बार ऐसा होता है कोई क्वेश्चन हमने छोड़ के रखा था, सोचा था लास्ट में कर लेंगे, वो ध्यान ही नहीं रहा
और वो क्वेश्चन छूट गया, बाहर आके देख रहे हैं तो शिट यार ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं है। तो इन चीजों से बचना है, ये चीजें आपके लिए बहुत नेगेटिव होती हैं, तो इन चीजों से अपन को बहुत अच्छे से बच के चलना है। नेक्स्ट पे चलेंगे अमन भैया, प्रेजेंटेशन मैटर करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी प्री बोर्ड से आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो 4 मार्क्स होते हैं उसमें आपको सिर्फ 3 ही मार्क्स मिल पाते हैं या 3.5 मार्क्स मिल पाते हैं, और सबसे बड़ा रीजन होता है प्रेजेंटेशन का, फॉर्मेट अच्छे से नहीं बनाना, या कोई चीज पे बैलेंस सीडी था तो सीडी लिखा ही नहीं है, बैलेंस लिख दिया है, या बाय बैलेंस लिखना है तो भाई बैलेंस सीडी लिख के आ गया, बाय बैलेंस नहीं लिखा। तो ये सब प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, नीट एंड क्लीन वर्क आपका होना चाहिए कॉपी के अंदर। जितना ज्यादा आप इजी करोगे एग्जामिनर के लिए कॉपी चेक करना, उतना ज्यादा आपके जो एवरेज मार्किंग वाला इशू होता है वो इरेज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को, कोई भी आंसर आप फ्रेम कर रहे हो, आपको लगता है कि ये कीवर्ड को एग्जामिनर पढ़े एनी हाउ भी, तो उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर दो। प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना है काम, क्वेश्चन स्टेप बाय होने से, डायग्राम्स वगैरह, एंड लीव स्पेस बिटवीन आंसर्स। तो आंसर्स कई बार ऐसा होता है हम कोई आंसर्स छोड़ देते हैं, बाद में लिख देंगे, और बाद में लिखते लिखते जाते हैं और चिपका के लिख देते हैं लास्ट में, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है, कोशिश ये करो कि भाई ज्यादा जगह छोड़ दो, बच जाएगी जगह तो आप बीच में लाइन खींच दीजिए, बट द थिंग इज कि स्टिल आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज्यादा बड़ा आंसर था और आपने इतना छोटा सा गैप छोड़ा हुआ था, अब उसी में किसी तरह घुसा घुसा के लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये चीजों को अवॉइड करना है। देन बच्चा हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि भाई कॉमर्स सब्जेक्ट के हाउ टू सिक्योर फुल मार्क्स, अगर आपको प्री बोर्ड में फुल मार्क्स सिक्योर करने हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। अकाउंटेंसी में फॉर्मेट आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन नरेशन बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, बिकॉज साल भर नरेशन लिखने की आदत नहीं होती है, तो जब भी कोई जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा नरेशन मत छोड़िएगा, मार्क्स कट जाते हैं। टोटल करने में बहुत गलतियां होती है, बैलेंस शीट का टोटल, या अपन सपोज करो पीएनडल का टोटल कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन का टोटल कर रहे हैं, तो टोटल करने में बहुत सिली मिस्टेक होती है, क्योंकि अपने पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो अपन को जल्दी 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 करने के चक्कर में टोटल गलत किया तो बैलेंस गलत आया और मार्क्स कट गए। सब कुछ सही करने के बाद सिर्फ टोटल करने में गलत हो गए। तो ये चीज से बचना है अपन को, टोटल करते टाइम बिल्कुल माइंड बिल्कुल शार्प रखिएगा कि कुछ भी हम दिमाग में चल नहीं रहा हो। देन बच्चा कैलकुलेशन एरर फ्री, अगर टोटल्स हो जाए या कैलकुलेशन छोटी मोटी जो भी चीज है। देन बच्चा पार्टनरशिप इन कंपनी अकाउंट हाईएस्ट स्कोरिंग, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप और कंपनी 60 मार्क्स का आएगा आपके 80 मार्क्स में से, तो ये बहुत स्कोरिंग है, इसको तो किसी आदमी नहीं छोड़ना है। इकोनॉमिक्स में बच्चा डायग्राम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेबलिंग, डायरेक्शन एंड एक्सप्लेनेशन, तो प्रॉपर किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना है, अगर उसका ग्राफ है आपके पास, डायग्राम है आपके पास माइंड में, तो उस डायग्राम को बना दीजिए, भले ही क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, यू हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर डायग्राम एंड, ताकि उसका उससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर लो। लाइक आपको बोला गया एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन लिखने के लिए, एंड या राइट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड समथिंग, सो आप एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन तो करेंगे, एग्रीगेट डिमांड का आप क्या बनाएंगे, ग्राफ भी बना के आएंगे, और वहां पे समझाएंगे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट कैसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। देन 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में डेफिनेशन होना चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, देन एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और कंक्लूजन होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आता है कि सर आंसर लिखते कैसे हैं। तो कोई भी चीज आपसे पूछी गई डिफाइन करो, डायग्राम बनाओ, उसमें जो भी पूछा एक्सप्लेनेशन दो, एक्सप्लेनेशन के बाद कंक्लूजन दो, ठीक है। और ये चीज अपन को बिजनेस स्टडीज में फॉलो करनी है। अवॉइड जेनरिक आंसर, यूज चैप्टर लैंग्वेज, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारी टाइम पर इकोनॉमिक्स में मैंने हमेशा बोला हुआ है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बिजनेस स्टडीज की तरह ही इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी चीजें रैंडम रैंडम लिखते जाते हैं। भाई इकोनॉमिक्स ऐसा कोई भी सब्जेक्ट ही नहीं है जिसके अंदर आप रैंडम चीजें लिख सकते हो, वो आपके सीधा सीधा टू द पॉइंट बात करता है। हो सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सोच रहे हो एक पेज भरूंगा मैं, वो 4 लाइन में आंसर लिखते हो और आपको 4 नंबर मिल जाते हैं, बट टू द पॉइंट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, इंपैक्टफुल होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा व्हाइल राइटिंग योर आंसर, ओके। नेक्स्ट हमारा बिजनेस स्टडीज, स्टार्ट विद कीवर्ड्स, 6 सॉलिड पॉइंट्स, अगर 6 नंबर का है तो भाई 6 सॉलिड पॉइंट लिख के आनी है आपको, एंड रियल लाइफ एग्जांपल फॉर फ्री एवरी लॉन्ग आंसर्स। तो ये आप लोग अपने प्री बोर्ड में ही करके देख लीजिएगा, आपके स्कूल के टीचर भी आपको फुल मार्क्स दे देंगे कि अगर आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी है, कोई भी केस स्टडी एक्सप्लेन करना है, आप वहां पे रियल लाइफ एग्जांपल यूज कर सकते हो। कोई भी डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है, आप रियल लाइफ एग्जांपल यूज कर सकते हो, बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, और कीवर्ड्स के थ्रू आप अपनी डेफिनेशंस लिखेंगे, ठीक है। तो यहां तक अपनी सारी चीजें क्लियर है बच्चा। लास्ट हम बात करेंगे पोस्ट एग्जाम एनालिसिस, कि जब आप एग्जाम दे देते हैं उसके बाद क्या करना है आपको। तो आपने बोला सर आइडेंटिफाई टाइप ऑफ मिस्टेक, कि जब आपकी जो मिस्टेक अगर गई है, आपके 80 में से सपोज 70 मार्क्स आते हैं, तो 10 नंबर जो कट हो गए हैं वो 10 नंबर की मिस्टेक्स को फाइंड आउट करोगे, और वो मिस्टेक्स का रीजन क्या था। तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई है, या फॉर्मेट मिस्टेक्स हुई है, या प्रेजेंटेशन की मिस्टेक हुई है, या टाइम मैनेजमेंट की मिस्टेक्स हुई है। इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे ताकि इन चीजों पे हम काम कर सकें और इन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। देन बच्चा बोला गया री राइट रॉन्ग आंसर्स, ट्राई ये करो बच्चा कि जो आंसर्स आपके रॉन्ग हो गए, जो आंसर्स आपके शायद इतने मीनिंगफुल नहीं बन पाए और 4 में से 2 नंबर मिले हैं आपको, तो उसको आप रीराइट करो और सही आंसर लिख लो, ताकि आपको एक बार क्लैरिटी मिल जाए कि शिट यार ये सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो मेरे मार्क्स रिड्यूस नहीं होने चाहिए। देन आफ्टर रिसीविंग आंसर शीट कंपेयर विद द मेकिंग मार्किंग स्कीम, तो ये ध्यान रखिएगा। देन मेंटेन अ प्री बोर्ड इंप्रूवमेंट ट्रैकर, तो बच्चा आपने प्री बोर्ड जब दिया था उससे क्या क्या चीजें होने, क्योंकि हमने इतनी स्ट्रैटेजी इतनी प्लानिंग बना करके प्री बोर्ड दिया था,
तो उसके बाद हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भाई कहां पर हम फेल हो गए। ठीक है, तो मार्क्स पर चैप्टर, देन मिस्टेक टाइप, करेक्शन डन एंड कॉन्फिडेंस लेवल। तो भैया कितने क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछे गए थे, ये आपको मैं मतलब प्री बोर्ड से निकाल के आना है, बिकॉज एक बार आपने प्री बोर्ड को एनालाइज कर लिया, पोस्ट एग्जाम यानी कि भाई आफ्टर एग्जामिनेशन आपने इन चीजों पे काम कर लिया, डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन जाने से पहले यानी बोर्ड मेन एग्जामिनेशन जाने से पहले आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे एज कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट। तो इन चीजों का वर्थ यही है कि जितना आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे उतने आपके अच्छे स्कोर करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इज इट? सो ऑल दो बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन, बट हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी इश्यूज होते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, मैं डेफिनेटली वहां पे आपको रिप्लाई करने वाला हूं। अभी के लिए नहीं, थैंक्स सो मच अगेन, बाय बाय। एंड इस तरह के सारे वीडियोस आपको मिलते रहे, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उनको भी ये चीज पता चल जाए और प्री बोर्ड में जाने से पहले ये पूरी प्लानिंग कर लें, ताकि अपने मेन एग्जामिनेशन में इस पूरी जो मिस्टेक्स हमने यहाँ पर की होंगी प्री बोर्ड्स के अंदर, उससे हम सीख करके उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करें और फुल स्कोर जनरेट कर लें। सो अभी के लिए नहीं, बाय, टेक केयर।